हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा आज हम लोग जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का डिफिनीशन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के जैसा ही है, बस यहाँ स्टेटमेंट क्या होगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ टॉपिक पे आते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या बेटा, द solubility of a gas in a liquid is the volume of gas अब इसकी यूनिट STP के टर्म लेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ml, किसी भी यूनिट ले सकते हो। लेकिन हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन में वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, जिसकी स्मॉलर यूनिट सब मल्टीपल यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व in unit volume of the liquid here liquid is solvent, liquid to form saturated solution, at a given temperature and 1 atm pressure। यहाँ कंडीशन है at a given temperature and 1 atm pressure बेटा ये हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड। डिफिनीशन सेम है। सैचुरेटेड सोल्यूशन यहाँ भी बनाना है। अगर सैचुरेटेड है मीन्स द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो इसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए गैस की जो भी वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड में डिजॉल्व होती है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। बेटा जितने गैसेस हैं सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर इन वेरी एक्सटेंट अमाउंट, स्मॉल एक्सटेंट अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है, बट दैट इज सफिशिएंट टू सस्टेन एक्वेटिक लाइफ। अदर गैसेस हैं HCl, अमोनिया, इन सब की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और तो जो ये गैस की सॉल्युबिलिटी है, अगर अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी है तो कौन से फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मीन्स solubility of gas in liquid is greatly influenced by pressure and temperature। बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं। किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई गैस क्यों ज़्यादा सॉल्युबल होता है, आज हम इस टॉपिक में इसी पे डिस्कस करेंगे। पहला बेटा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हम यहाँ दो सिस्टम तुम्हें दिखाते हैं। एक सिस्टम ए इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब इसमें रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पे हम बताएंगे इवेपोरेशन, सॉलिड में क्या था क्रिस्टलाइजेशन,
अब यहाँ पे कोई भी प्रेशर है और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन है, ध्यान रखना टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशन जो भी टेम्परेचर है वो दोनों सिस्टम के लिए हम फिक्स रखेंगे। अब यहाँ पे प्रेशर जनरेट है, ये W1 ग्राम का, ठीक है। और ये जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट में क्या है, गैसियस पार्टिकल है। और मैंने पहले भी बताया ये सिस्टम, सपोज दैट दिस सिस्टम एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट मीन्स rate of dissolution is equal to rate of evaporation। एक सिस्टम ये दिखाया जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में है, इसी के पैरेलल हम दूसरा सिस्टम यहाँ बेटा दिखाते हैं। दूसरे सिस्टम में हमें प्रेशर बढ़ा देना है। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे लिक्विड इज अनकम्प्रेसिबल, तो लिक्विड के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट गैस इज कंप्रेसिबल। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैसेस कंडेंस इनटू वेरी स्मॉल वॉल्यूम, जो गैसियस पार्टिकल हैं बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में कंडेंस होंगे, यानी कि उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो बेटा जो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी है उनकी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल यहाँ पे हैं, तो हम 11 में पढ़ चुके, गैसियस पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो यहाँ कोलाइड करने के लिए ये तो गैसियस पार्टिकल खुद से कोलाइड करें, और दूसरा ये कंटेनर के वॉल एंड दूसरा वॉल किस क्या है, एक तुम्हारा वॉल इसका लिक्विड का वॉल है। तो जब इससे स्ट्राइक करेंगे दे स्टार्ट एंटरिंग इनटू इट until a new equilibrium state is re-established। ये तब तक डिजॉल्व होते जाएंगे जब तक एक नई इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश नहीं हो जाती। इसका सिंपल सा इफेक्ट है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसियस पार्टिकल, ये अपर पार्ट ध्यान रखना, ये अपर पार्ट क्या है, गैस है, ये लोअर पार्ट लिक्विड सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है। ये सैचुरेटेड कंडीशन में है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पे ये जो है सैचुरेटेड कंडीशन में, वहाँ टेम्परेचर यहाँ से हम रख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने प्रेशर बढ़ा दिया। तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस पार्टिकल ये बेटा कंप्रेस्ड हो गए बहुत ही छोटे स्मॉल वॉल्यूम में। तो जब स्मॉल वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो गए तो इनके पार्टिकल बहुत तेजी से लिक्विड सोल्यूशन के सरफेस से स्ट्राइक करेंगे और उसमें इंटर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं अगर इंटर करना स्टार्ट करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन इंक्रीज कब तक करेगी, जब तक एक दूसरी नई इक्विलिब्रियम स्टेट स्टेब्लिश ना हो जाए। ये तुम्हारा एट इक्विलिब्रियम। और सॉल्युबिलिटी रिवर्सिबल प्रोसेस है, 11th में ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने रिवर्सिबल प्रोसेस हैं जिनमें सब में टेंडेंसी क्या होती है, टू अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन करेगा अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, गैसेस पार्टिकल स्मॉल वॉल्यूम में आएगा और ये लिक्विड सोल्यूशन के सरफेस से स्ट्राइक करेंगे और उसमें इंटर करना स्टार्ट करेंगे। और इंटर करने स्टार्ट करेंगे वो तब तक इंटर करते जाएंगे जब तक फिर से एक इक्विलिब्रियम स्टेट यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेट नहीं हो सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत अधिक है। जैसे बेटा रेनी सीजन में कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कपड़ों से जो वाटर पार्टिकल है वो इवेपोरेट नहीं हो पाता। ड्राई सीजन में, ड्राई सीजन मीन्स मई जून में कपड़े डालते ही सूख जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर ड्राई होता है। एटमॉस्फेयर ड्राई होता है तो तुरंत लिक्विड जो भी कपड़ों पे हैं वो तुरंत क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। तो इवेपोरेट करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड एक्शन जाएंगे, जहाँ वेपर्स कम है, जहाँ लिक्विड पार्टिकल नहीं है, तो वो इवेपोरेट होके वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे, जिसके कारण वहाँ पे वो कपड़े के सूखने की जो है स्पीड है वो बहुत अधिक होती है ड्राई डे में। और
रेनी सीजन में क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो इसलिए कपड़े सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी गैसेस पार्टिकल बहुत दिखे, तो ये गैसेस पार्टिकल इवेपोरेट पहले नहीं होंगे, पहले क्या होंगे, डिजॉल्व होंगे। और जब उसका कंसंट्रेशन यहाँ सफिशिएंट कंसंट्रेशन हो जाएगा कि अब डिजॉल्व नहीं हो सकेगा, तो उसके बाद ये इवेपोरेशन साथ साथ होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहने का मतलब ये डिजॉल्व भी होंगे या और इवेपोरेट भी होंगे, लेकिन रेट ऑफ डिसोल्यूशन प्रेशर बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन से कम होता है। ये तब तक ऐसा प्रोसेस होता रहता है जब तक दोनों की स्पीड, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम ना हो जाए। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन, प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है बेटा, 1803 में, इन 1803 हेनरी ने सबसे पहले गैस की सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया। हेनरी किसने बताया था? हेनरी ने। हेनरी वॉज द फर्स्ट हु एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेनरी लॉ के नाम के जानते हैं। तो इनका जो इनिशियल हेनरी लॉ आया था, सिंपल स्टेटमेंट था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यहाँ किस में मान रहे हैं हम? सपोज ग्राम पर लीटर में मान ले रहे हैं, या क्यूबिक सेंटीमीटर के पर क्यूब मान ले रहे हैं, पर क्यूबिक मीटर मान ले रहे हैं, पर लीटर मान ले रहे हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मान ले रहे हैं, किसी भी यूनिट में लें। तो जब हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी अमाउंट, चलो मास में ले लेते हैं, अभी हम उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। गैस की जो भी सॉल्युबिलिटी अमाउंट है वो प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ेगी। ठीक है, जहाँ पे m इज मास ऑफ गैस डिसॉल्विंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, p इज प्रेशर। तो ये उनका इनिशियल जो स्टार, सबसे पहले उन्होंने डिफाइन किया था, सिंपल से स्टेटमेंट था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। इस गैस के ऊपर जितना प्रेशर लगेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। बेटा सेम टाइम पे डाल्टन थे, डाल्टन ने इंडिपेंडेंटली उन्होंने बताया था, मतलब इनके स्टेटमेंट नहीं, उनका अपना एक स्टेटमेंट था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। उन्होंने बताया जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट भी दिया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। यानी कि अब यहाँ जो टर्म आ गया मोल फ्रैक्शन के टर्म में, गैस का जो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में है वो गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हेनरी ने अपने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके फिर बेटा एक हम कह सकते हैं कि जब भी डिफाइन करेंगे यही बताएंगे मॉडर्न हेनरीज लॉ, लेकिन वो अंडर द नेम हेनरी लॉ में ही जाना जाता है। तो इसमें मोस्ट कॉमनली यूज हेनरी लॉ स्टेटमेंट क्या है? The most commonly used form of हेनरी लॉ, सिंपल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने भी जो यहाँ मास में रिप्रेजेंट किया था, जब डाल्टन ने बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मीन्स एक इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ गैसेज हो। मैंने अभी सबसे पहले एग्जांपल लिया था, ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल, HCl इज मोर सॉल्युबल, अमोनिया इज मोर सॉल्युबल। तो यहाँ जो भी गैसियस पार्टिकल है, सपोज दैट देयर इज नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल, तो कौन कम डिजॉल्व है कौन ज़्यादा डिजॉल्व है वो किस पे डिपेंड करेगा? उसका पार्शियल प्रेशर पे। जितना जिस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उसका मोल फ्रैक्शन इस सोल्यूशन में उतना ज़्यादा होगा। तो इनका स्टेटमेंट जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट आया, क्या बेटा आया? द पार्शियल pressure of the gas in a vapor phase
is proportional to the मोल फ्रैक्शन, किसका? गैस का। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। बेटा किस द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, यानी कि जिस पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल एक गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो अब पार्शियल प्रेशर गैस का जो वेपर फेज में है, जो पार्शियल उसका प्रेशर लगता है, एक इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर लगता है, वो उस पर्टिकुलर गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना अधिक उसका पार्शियल प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर गैस का लिक्विड सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो हेनरी लॉ के स्टेटमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पार्शियल प्रेशर पी से रिप्रेजेंट करते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, जहाँ के एच क्या है? के एच को हम क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, ये के एच है। ठीक है, अब के एच अगर हम देखेंगे, अगर इसका रिलेशनशिप जो भी हम लोगों ने देखा कि बेटा P इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, यानी कि हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन मोल फ्रैक्शन, यानी कि अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर गैस का फ्रैक्शन घटेगा। दो बोथ आर रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, गैस का फ्रैक्शन घटेगा। तो यानी कि जो हेनरी कांस्टेंट है, दो गैसेस हैं बेटा, दो गैसेस हैं ए एंड बी, ए और बी दो गैसेस हैं। और अब मान लो लेट के एच ऑफ ए is higher than B। जो A का KH वैल्यू है, हेनरी कांस्टेंट वैल्यू है, वो हेनरी कांस्टेंट वैल्यू B के हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है A इज लेस सेलेबल। इट मीन्स A इज less soluble than B। तो बेटा सिंपल स्टेटमेंट, जिस भी गैस की KH की वैल्यू जितनी अधिक होगी उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी KH कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। लेट टू गैसेस हैविंग KH A एंड B, या पर्टिकुलर कोई गैस भी दे दिया गया, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नंबर ऑफ गैसेस भी दिए गए, और गैसेस में वहाँ आपको बताया गया कि एक गैस की सॉल्युबिलिटी, पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है या कम है, तो इसमें किसकी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो हमेशा बेटा ध्यान रखना, जिस भी गैस की KH सॉल्युबिलिटी कम है उसकी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जिस भी गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक है उसकी KH की वैल्यू कम होगी। तो सिंपल स्टेटमेंट ध्यान देना कि KH की वैल्यू, गैस की सॉल्युबिलिटी, KH की वैल्यू दिया जाए, गैस की सॉल्युबिलिटी से इन्फ्लुएंस होती है, और KH की वैल्यू पर्टिकुलर गैस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही फिक्स होती है। टेम्परेचर चेंज होगा तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हम एक गिवन प्रेशर पे देखें, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पर्टिकुलर गैस की ही KH की वैल्यू कंसिस्टेंटली बेटा इंक्रीज कर जाती है। तो अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे गैस की KH की वैल्यू अलग अलग है, तो इसका मतलब है एक पर्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी हर टेम्परेचर पे अलग हो जाती है।
यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगी। ठीक है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, KH वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बेटा अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। दैट्स वाई एक्वाटिक लाइफ इज बेटर सस्टेन इन कोल्ड वाटर स्ट्रीम देन हॉट वाटर स्ट्रीम। बेटा एक्वाटिक जितने एक्वाटिक लाइफ हैं वो सभी कोल्ड वाटर स्ट्रीम में बेटर सस्टेन करते हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर स्ट्रीम में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर स्ट्रीम के कंपेरिजन में अधिक होती है। हम जानते हैं ओशियंस में डिफरेंट वाटर स्ट्रीम है, हॉट वाटर स्ट्रीम है, कोल्ड वाटर स्ट्रीम है, तो कहीं पे नॉर्मल वाटर भी है। तो जहाँ पे जितना कोल्ड वाटर होगा, वाटर कोल्ड होगा, उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो जितने एक्वाटिक लाइफ है वो बेटर सस्टेन करेंगे। इस अब यहाँ यहीं पे टेम्परेचर का इफेक्ट यहीं पढ़ सकते हो, हम इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं। तो यानी कि KH की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। अगर हम उसको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखें, हम उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में बता रहे हैं। बेटा गैस का डिजॉल्व होना मीन्स गैस का कंडेंस होना। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11 से, कंडेंसेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एक्सोथर्मिक है? क्योंकि जो गैसियस पार्टिकल हैं वो कंडेंस तब होंगे जब हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। तो हीट एनर्जी रिलीज करेंगे तो हीट एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो सिंपली बताओगे solubility of gas is solubility of gas in liquid is condensation, which is exothermic process। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसका मतलब है ली चैटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करेगी क्योंकि ऑलरेडी फॉरवर्ड एक्शन जाने पे हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर कंडीशन चेंज हो जाएगी, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए गैस बैकवर्ड एक्शन में, यानी कि जो गैस डिजॉल्व है वो भी इवेपोरेट कर जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक आता है बेटा हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस जो आपके क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, इसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। एक तो एप्लीकेशन हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोल्ड ड्रिंक या जितनी सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व करने के लिए बहुत हाई, उसको जब पैक करते हैं वो हाई प्रेशर में पैक करते हैं, जिसके कारण उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा रहे। ठीक है, दूसरा इसमें एग्जाम्पल है जितने स्क्यूबा डाइवर्स हैं, सी डाइवर्स भी कहते हो बेटा, वो दे कोप हायर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन देयर ब्लड एट हाई प्रेशर, क्योंकि जब वो स्क्यूबा डाइवर्स ओशियंस में डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में जाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनके ब्लड में जो गैसेस, जो भी गैस सिलेंडर लेके जाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के साथ साथ अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, नॉर्मली वो हमारे ब्लड में सॉल्युबल नहीं होता क्योंकि उसकी KH की वैल्यू बहुत अधिक होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। लेकिन प्रेशर बढ़ाएंगे बेटा तो नाइट्रोजन गैस भी हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। तो जब वो स्क्यूबा डाइवर्स अर्थ लेवल पे आते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस एज ए बबल्स के रूप में हमारे जो
कैपिलरीज में ब्लड वेसल्स हैं उसमें रिलीज होते हैं, जिसके कारण वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और बहुत अधिक पेन होती है, जिसको हम बोलते हैं बेंस डिजीज। तो बेंस डिजीज को अवॉइड करने के लिए हम उस गैसियस सिलेंडर में नाइट्रोजन के फ्रैक्शन को हीलियम से सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि हीलियम को, और हीलियम की केएच की वैल्यू सबसे अधिक होती है। तो हीलियम की केएच की वैल्यू सबसे अधिक है, इसका मतलब हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। ठीक है। और तीसरा बेटा, इसके एप्लीकेशंस जितने भी माउंटेन क्लाइंबर होते हैं या फिर हायर एल्टीट्यूड पे जो सरवाइव करते हैं, हायर एल्टीट्यूड या माउंटेन क्लाइंबर जो हायर एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है, तो प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है तो उनकी जो इस तरीके से जिनके पास ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती उनके बॉडी में प्रॉपर सप्लाई, क्योंकि हायर प्रेशर पे ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी कम होगी, वो सॉरी लो प्रेशर पे, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत लो होता है। जब हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर बहुत लो होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी बहुत कम होगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो जितने भी वहाँ पीपल उधर सर्वाइव करते हैं उन सब में थिंकिंग कैपेसिटी घट जाती है, जिसको एक डिजीज का नाम देते हैं